आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। ब्रसेल्स में सीरियल बम ब्लास्ट, एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन पर धमाके, 35 की मौत, करीब 200 जख्मी, आईएसआईएस पर हमले का शक। ब्रसेल्स धमाकों के प्रधानमंत्री की यात्रा पर नहीं पड़ेगा असर। 30 मार्च को ईयू समिट में लेंगे हिस्सा, लेकिन सभी एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन पर हाई अलर्ट। ब्रसेल्स के धमाकों की गूंज शेयर बाजार में दिखी, लेकिन आखिरी घंटे में आई रिकवरी से संभला बाजार। सरकार के तमाम भरोसे के बावजूद कई शहरों में जारी है ज्वेलर्स की हड़ताल। दिल्ली में सड़क जाम कर रहे ज्वेलर गिरफ्तार, जयपुर इंदौर में भी प्रदर्शन। माल्या को एक और समन, एसएफआईओ ने 28 मार्च को पेश होने का सुनाया फरमान। 20 अप्रैल तक पेश कर सकती है माल्या, मामले में जांच रिपोर्ट। उबर ने ओला पर लगाया फेक अकाउंट बनाकर कारोबार खराब करने का आरोप। हाईकोर्ट ने ओला को भेजा नोटिस। ओला ने कहा सारे आरोप गलत। और 15 दिन के अंदर महिंद्रा लॉन्च करेगी नई एसयूवी। आवाज पर देखिए नूवो स्पोर्ट की पहली तस्वीर। सबसे पहले बात ब्राजील पर आतंकी हमले की। आज ब्रसेल्स पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरा यूरोप दहल गया है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं। 2 एयरपोर्ट पर, एक मेट्रो स्टेशन पर। अब तक की जानकारी के हिसाब से 35 से ज्यादा मौतें हो गई हैं, करीब 200 लोग घायल हो गए हैं। पूरे यूरोप को इस हमले ने हिलाकर रख दिया है। धमाकों के बाद लोग घरों में बंद हो गए हैं। जिस मेट्रो स्टेशन के पास धमाका हुआ है वहां पास ही यूरोपियन यूनियन के दफ्तर हैं। वहीं ब्राजील धमाकों को देखते हुए अपने देश में सभी हवाई अड्डों और मेट्रो स्टेशन पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुंबई से ब्राजील की सभी उड़ानें अगली सूचना तक रद्द कर दी गई हैं। ब्राजील हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के लोगों की दुआएं ब्राजील के लोगों के साथ हैं। हम अपने दोस्त बेल्जियम के साथ खड़े हैं। The thoughts and the prayers of the American people are with the people of Belgium. And we stand in solidarity with them in condemning these outrageous attacks against innocent people. We will do whatever is necessary to support our friend and ally Belgium in bringing to justice those who are responsible. And this is yet another reminder that the world must unite. We must be together, regardless of nationality or race or faith, in fighting against the scourge of terrorism. We can and we will defeat those who threaten the safety and security of people all around the world. बेल्जियम के पीएम चार्ल्स मिशेल ने हमलों के बाद एक बयान जारी कर कहा है कि बेल्जियम के लिए एक काला और मुश्किल दिन है। हम एक मिनट पर नजर रख रहे हैं और हमें हमले का डर था और ये एयरपोर्ट और मेट्रो हमले की शक्ल में हो ही गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हमने यहां पर और पाबंदियां लगाई हैं, ये भी उन्होंने कहा है। इसे प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि ब्राजील से आ रही खबरें परेशान करने वाली हैं। इन हमलों में मारे गए लोगों के प्रति मेरी संवेदना है। धमाकों में मारे गए लोगों की प्रति गहरी संवेदना है और जो घायल हैं वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने साफ किया है कि इन हमलों के बाद मोदी की आगामी ब्राजील यात्रा में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। In Belgium is closely monitoring the situation. They have already issued helpline numbers. As of now, we have no reports of any Indian casualties. Let me now also brief you on the 3 visits that Prime Minister is going to be undertaking fairly soon. His first visit, in fact, will be to Belgium. Prime Minister will pay his first official visit to Brussels on 30th March 2016 for the 13th India-EU Summit at the invitation of the President of the European Council, Mr. Donald Tusk, and the President of the European Commission, Mr. Jean-Claude Juncker. The European Union is India's leading trade and investment partner and biggest export destination. India and EU are also strategic partners since 2004.
और इस मामले पर और जानकारी के लिए हमारे साथ अब जुड़ रही है हमारी सहयोगी तमन्ना। ये बताएं कि क्या अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी ली है? क्या आईएसआईएस का हाथ हो सकता है इसमें? औपचारिक तौर पर कविता आईएसआईएस ने नहीं कहा है कि उन्होंने हमला कराया है, लेकिन उनके जो समर्थक हैं उन्होंने बिल्कुल कहा है कि आईएसआईएस ने हमला किया है। कुछ समर्थकों ने जश्न भी मनाया है। आईएसआईएस पर इसलिए भी सस्पिशन हो रहा है और लग रहा है कि उनका हमला हो सकता है, क्योंकि आप देखिए जो स्टाइल है अटैक का पेरिस के हमले की तरह है कई मायनों में, कि वहां पर पब्लिक प्लेसेस में अटैक किया गया है। 2 बम एयरपोर्ट में, एक मेट्रो स्टेशन में, पेरिस में एक कॉन्सर्ट हॉल और एक कैफे में हमला किया गया था और दूसरे पब्लिक प्लेसेस में भी हमला किया गया था। तो सबसे बड़ा लिंक नजर आ रहा है वो है 4 दिन पहले ब्रसेल्स में एक अब्दे सलाम की गिरफ्तारी जो हुई थी। पेरिस अटैक के मुख्य आरोपी माने जा रहे थे और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अब इन्वेस्टिगेटर्स ये देख रहे हैं कि ब्रसेल्स में जो अटैक हुआ है क्या उसका बदला तो नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए तमन्ना। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि वैसे यूरोप में लगातार आतंकवादी हम देख रहे हैं गतिविधियां चल रही हैं, लगातार वो आतंकवादी निशाने पर है। आज ब्रसेल्स में हुआ हमला यूरोप पर 10वां बड़ा आतंकवादी हमला है। इस हमले ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया है। अगर यूरोप में पहले हुए हमलों की बात करें तो 13 नवंबर 2015 को पेरिस के एक कॉन्सर्ट हॉल में बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 130 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस हमले के आरोपी 26 साल के साले अब्दे सलाम को 18 मार्च को ब्राजील से ही गिरफ्तार किया गया था। 7 जनवरी 2015 को पेरिस में फ्रेंच मैगजीन नौशाली अब्दो के दफ्तर पर हमला हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई थी और अलकायदा ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। और 24 मार्च 2014 को ब्राजील के यहूदी म्यूजियम में हमला हुआ, 4 लोगों की मौत वहां हुई। हमलावर के तार आईएसआईएस से जुड़े हुए निकले। 22 मई 2013 को लंदन में अलकायदा के 2 हमलावरों ने हमला किया था। वैसे ही मार्च 2012 को दक्षिणी फ्रांस में अलकायदा के एक आतंकी ने फायरिंग की थी, जिसमें 3 बच्चे मारे गए। लगातार होते हमलों में 22 जुलाई 2011 की बात करें तो वहां नॉर्वे के ओटाया में यूथ कैंप पर हमला किया गया, जिसमें 77 लोगों की मौत हुई। और वैसे ही 11 मार्च 2004 को स्पेन के मैड्रिड में अटोका स्टेशन पर ब्लास्ट होने से 191 लोगों की मौत हो गई। दुनिया भर के नेताओं ने इस हमले की निंदा की है और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने कहा है कि ब्राजील में जो हमला हुआ है इससे पूरा यूरोप प्रभावित होगा और फ्रांस आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी रखेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि ब्राजील में होने वाले हमले से मैं स्तब्ध हूं, हमसे जो हो सकेगा हम करने को तैयार हैं। रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मैं ब्राजील हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ब्रसेल्स में आतंकवादी हमले के कुछ घंटों बाद ही भारत में जेट एयरवेज की 5 फ्लाइट्स में बम की आशंका ने हलचल मचा दी। आपको हम 2 एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच की तस्वीरें यहां दिखा रहे हैं। जेट एयरवेज के गुड़गांव कॉल सेंटर में एक फोन आया जिसमें दावा किया गया था कि 5 विमानों में बम रखे हुए हैं। जिस समय ये फोन कॉल जेट के पास आई उस वक्त 4 विमान हवा में उड़ान भर रहे थे और 5वां विमान चेन्नई से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। हालांकि ये फोन कॉल झूठा साबित हुआ और 5 विमानों में से किसी में कोई बम नहीं मिला। हवा में उड़ान भर रहे 4 जेट विमान देहरादून, नागपुर, चंडीगढ़ और गोरखपुर में सुरक्षित उतर गए। जांच से पता चला है कि झूठी फोन कॉल चंडीगढ़ से की गई थी। और ब्राजील हमलों का झटका हमने आज शेयर बाजार में भी देखा, लेकिन एक वक्त सेंसेक्स 150 पॉइंट तक वहां पर फिसल गया, लेकिन अंतिम घंटे में हमने देखा कि बाजार में रिकवरी भी देखने को मिली है। अंत में सेंसेक्स 45 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है और निफ्टी भी 7,700 के ऊपर बंद होने में आज कामयाब रहा। बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से हमने अच्छी रिकवरी आते हुए देखी। इंडेक्स की बात करें तो यहां पर बढ़त के साथ ही क्लोजिंग हुई है। मेटल, कैपिटल गुड्स और ऑटो शेयरों में हमने आज अच्छी खासी खरीदारी होते हुए देखी, जबकि एफएमसीजी और चुनिंदा फार्मा शेयरों में बिकवाली का दबाव हालांकि आज हमने देखा। रुक करते अब दूसरी बड़ी खबरों की ओर। ओला और उबर आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ओला कैब को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस को उबर कैब के उस याचिका पर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि ओला उसके कारोबार में खलल डालने के लिए फेक बुकिंग कर रही है। मामले पर अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी और वहीं ओला ने अपने स्टेटमेंट में आरोपों को गलत बताया है।
आइए इस बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, बताएं कि क्या आरोप लगाया है उबर ने ओला पर और किस तरह से ओला उबर के कारोबार में खलल डाल रही है। उबर की तरफ से कहा गया है कि ओला और इसकी सब्सिडरी कंपनियों के लगभग एम्प्लॉयज की तरफ से लगभग 93,000 फेक अकाउंट बनाए गए उबर के प्लेटफॉर्म पे, और उसके बाद वे इन फेक अकाउंट्स के जरिए बुकिंग की जाती थी और बुकिंग के तुरंत बाद इसे कैंसिल करा दिया जाता था। इससे उबर को नुकसान ये होता था कि उसे इसका कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ता है, और अब तक उबर का दावा है कि लगभग 5 लाख से ज्यादा वो इस तरह का कैंसिलेशन चार्ज दे चुकी है, जो कि ओला के कर्मचारियों के फेक अकाउंट की वजह से हुआ है। तो दिल्ली हाईकोर्ट में उबर ने दलील की है कि ये उनके बिजनेस को खराब करने की साजिश है और इसलिए ओला के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इस मामले में ओला की तरफ जो बयान आ रहे हैं, उनका यह कहना है कि वो ना तो इस तरह की किसी गतिविधि में अब तक इन्वॉल्व हुए हैं और ना ही उनकी आगे इस तरह के इन्वॉल्व होने की किसी तरह की कोई मंशा है। जी, शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए रोहन। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स की। स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरें कम करने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी तो हर 3 महीने में इंटरेस्ट रेट की समीक्षा को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन भी बढ़ा है। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि हर तिमाही रेट तय होने से क्या लंबी मैच्योरिटी की उनकी बचत पर भी असर पड़ेगा, लेकिन हम लोगों का ये कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। ज्यादातर स्कीम में आपका रिटर्न पहले की तरह इसी बात से तय होगा कि पैसे लगाते वक्त ब्याज दरें क्या थी। हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय बता रहे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के मामले में इंटरेस्ट बदले हुए रेट के हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाएगा। जो भी फिक्स डिपॉजिट स्कीम है उसके तहत जो आप पैसा जमा करेंगे उस जमा रकम पर हर तिमाही ब्याज दरें नहीं बदलेंगी, यानी जिस वक्त आप जो रकम जमा कर रहे हैं उस वक्त जो ब्याज दरें रहेंगी उसी ब्याज दर के आधार पर आपकी पूरे मैच्योरिटी की अवधि के बाद जो रिटर्न होगा वो रिटर्न तय किया जाएगा। इसके तहत एनएफसी हो या फिर 5 साल के लिए कोई किसान विकास पत्र है या फिर 2 साल 1 साल के लिए कोई भी टाइम डिपॉजिट कर रहे हैं तो वहां पर आपको इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने एक बार रकम जमा कर दी तो अगली तिमाही में ब्याज दरें कम हुई या ज्यादा हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जमा करते वक्त जो ब्याज दरें हैं उसी ब्याज दर के आधार पर आपकी मैच्योरिटी की रकम तय होगी। लेकिन आप यहां पर आ जाए सुकन्या समृद्धि योजना या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें जो आप पैसा जमा करेंगे उस पैसे पर जो रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न हर तिमाही ब्याज दर में जो बदलाव होगा उसके आधार पर मिलेगा आपको। तो यहाँ पे कुछ और क्लैरिटी आती हुई, शुक्रिया लक्ष्मण। आगे बढ़ते हैं, आईडीबीआई बैंक के निजीकरण से नाखुश कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। कर्मचारी 28 से 31 मार्च तक हड़ताल पर रहेंगे। सरकार आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी 80% से घटाकर 49% यहाँ पर कम करना चाहती है, जिसका कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। इस हड़ताल से बैंक के ग्राहकों के लिए खासी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। पहले ही बैंकों की 4 दिन की छुट्टी, उसके बाद 4 दिन की हड़ताल है, जिससे ग्राहकों को लेन देन में खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद, सरकार के तमाम भरोसे के बावजूद कई शहरों में जारी है ज्वेलर्स की हड़ताल। पूरा अपडेट इस ब्रेक के बाद। 1% एक्साइज ड्यूटी के विरोध में चल रही ज्वेलर्स की हड़ताल भले ही बटी नजर आ रही है, लेकिन जयपुर, इंदौर और दिल्ली में ज्वेलर्स अपने रुख पर कायम है। आप जो स्क्रीन पे अपनी तस्वीरें देख रहे हैं फिलहाल दिल्ली, जयपुर और इंदौर की हैं, जहां दिल्ली में आज ज्वेलर्स ने अक्षरधाम मंदिर के पास प्रदर्शन किया। वहीं ज्वेलर्स ने नारेबाजी की और कहा कि सरकार जल्द से जल्द बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी वापस ले ले। मध्य प्रदेश में तो ज्वेलर्स अपनी दुकानों में ताले लगाकर चाबियां प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं। इन लोगों ने चाबियां लिफाफे में रखकर दिल्ली में पीएम आवास पर भेजी हैं। हड़ताल पर ऐसा ही सख्त रुख देखने को मिला है जयपुर में, जहां ज्वेलर्स ने साफ कर दिया है कि उन्हें एक्साइज ड्यूटी वापस लिए जाने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। तो यहां पर ज्वेलर्स की हड़ताल जारी है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं माल्या मामले की। 9,000 करोड़ के कर्जदार विजय माल्या कानून से भागते फिर रहे हैं। इधर जांच एजेंसियां उनको समन पे समन जारी कर रही हैं। एसएफआईओ ने माल्या को 28 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। अगर माल्या 28 मार्च को पेश नहीं होते हैं तो उनका दूसरा समन उनको जारी किया जा सकता है। इधर सूत्रों के मुताबिक एसएफआईओ अब 28 मार्च की बजाय 20 अप्रैल को माल्या पर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने आज विश्व ग्राहक दिन को लेकर एक कार्यक्रम के दौरान फूड सेफ्टी को लेकर सख्त नियम लाने के संकेत दिए हैं, जिसमें पासवान ने इस बात का समर्थन किया है कि सिगरेट पर जिस तरीके से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक विज्ञापन दिए जाते हैं, ठीक वैसे ही विज्ञापन जंक फूड पर भी दिए जाने चाहिए। हम लोगों को जो है जो खाद्य पदार्थ हैं, वो खाद्य पदार्थ में क्या कहते हैं कि इसका जो है एंटीबायोटिक को क्या कहते हैं कि रोका जाए, है ना। और इसके लिए हम बहिष्कार करने का जो है प्रस्ताव पास किया गया कि जो खाद्य पदार्थ में एंटीबायोटिक के उपयोग से बनने वाले खाद्य पदार्थों का जो है बहिष्कार किया जाए। और फिर हम लोग सरकार से भी संबंधित जो मंत्रालय हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी हेल्थ, इसमें तो हेल्थ ही आता है, और बोलिए एनिमल हस्बेंड्रीज भी हैं, एग्रीकल्चर भी है, तो जो भी मंत्रालय आएंगे उनको भी हम लोग उनके मिनिस्टर्स को क्या कहते हैं कि डिपार्टमेंट को हम लोग लिखेंगे कि इस पर क्या कहते हैं कि प्रतिबंध लगना चाहिए कि ये हेल्थ के लिए इंजूरियस है। आगे बढ़ते हैं। HSBC ने इंडिया ऑपरेशन के मैनेजमेंट में बदलाव किया है। बैंक ने भारतीय क्लाइंट के कवरेज को मजबूत करने के लिए सुनील संघई को HSBC इंडिया का वाइस चेयरमैन और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का हेड बना दिया है। संघई HSBC इंडिया के ग्रुप जनरल मैनेजर और CEO स्टुअर्ट P मिलने और ग्लोबल बैंकिंग एशिया पैसिफिक के को हेड मार्टिन हेथॉन को रिपोर्ट करेंगे। देश में टीबी से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं और एक आंकड़े के हिसाब से दुनिया की 1/4 टीबी के मरीज भारत में हैं। महिलाएं सबसे ज्यादा इस बीमारी की शिकार होती हैं। वजह है इसको लेकर डर और जानकारी की कमी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कौन बनेगा करोड़पति। बॉलीवुड के शहंशाह और सदी के महानायक शायद टीबी की चपेट में आने वाले सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं। साल 2000 में कौन बनेगा करोड़पति शुरू होने से ठीक पहले टीबी उनको अपनी गिरफ्त में ले चुका था और करीब एक दशक तक लोगों को इसका पता भी नहीं चला। Most of the time I was on painkillers, 8 to 10 painkillers a day, just to be able to survive that period when I was actually anchoring the game show. When I say that I'm a TB survivor, it almost looks as though I survived a plane crash or a boat sinking or some kind of a accident. बिग बी ने तो बहादुरी से जिंदगी की जंग जीत ली, लेकिन सब उनकी तरह नहीं होते। दिल्ली में टीबी की ये मरीज आज भी अपना चेहरा छुपाती हैं। मुंबई में भी कमोबेश हाल यही है। ये अलगे सोते थे, बिस्तर तो अलगे लगाते थे, बच्चे सब उधर रहते थे, मैं इधर। एक रूम था तो अलग अलग बिछाते थे, लेकिन रूम तो एक ही था, फर्क इतना उतने थोड़ा बहुत रहता था। पिछले एक साल में मुंबई में टीबी पेशेंट्स की संख्या करीब 20% बढ़ी है। इसमें सबसे बड़ा शिकार औरतें बनी है। वजह ये है कि टीबी होने पर ज्यादा से ज्यादा सोशल रिजेक्शन का सामना औरतों को करना पड़ रहा है। डॉक्टर टीबी के इलाज में जागरूकता की कमी को सबसे बड़ी बीमारी मानते हैं। ये टाबू को एक्चुअली ये निकालना चाहिए, क्योंकि टीबी अभी क्यूरेबल डिजीज हुआ है। पहले जैसे टीबी के इलाज के लिए दवाई नहीं थी। आप 1962 के पहले अगर झांक लेंगे तो वहाँ दवाई की कोई कमतरता थी या नहीं थी ऑलमोस्ट। अभी सब दवाई उपलब्ध है। टीबी से मुंह छुपाने की वजह से देश में HIV एड्स से भी ज्यादा मरीज हर साल टीबी की चपेट में आकर दम तोड़ देते हैं। दिल्ली ब्यूरो के साथ मुंबई से राधिका कुमार। आगे बढ़ते हैं। लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता मिनी वैद ने अपनी किताब द एंट इन द ईयर ऑफ द एलिफेंट में कुडनकुलम में न्यूक्लियर प्लांट रेडिएशन से पीड़ितों का दर्द बयां किया है। उनकी ये किताब प्लांट का विरोध कर रही हजारों महिलाओं के संघर्ष की कहानी कहती है। ये किताब एक कोशिश है इन अनसुनी आवाजों को सरकार तक पहुंचाने की। ये औरतें रोज 10 बजे सुबह आती हैं और 4 बजे तक बिना कुछ खाए वहां पे बैठ के भूख हड़ताल करती हैं। इट्स अ डेली पीसफुल सिट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यूक्लियर प्लांट, कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट विच इज इन देयर बैकयार्ड। तो इस पे रोशनी डालने के लिए कि उनकी आम जिंदगी क्या है, नॉट जस्ट कि कुछ हादसा हो तब आप उस पर रिपोर्ट करो, इसलिए मैंने किताब लिखी।
बात करते हैं अब महिंद्रा की नई एसयूवी की। एसयूवी खरीदारों के लिए सीएनबीसी आवाज लेकर आया है एक बड़ी खबर। महिंद्रा अगले महीने एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करने वाली है जिसका नाम है नोवो स्पोर्ट। ये कार महिंद्रा के बेड़े में पहले से मौजूद क्वांटो की जगह लेगी और कंपनी नोवो स्पोर्ट को अप्रैल के पहले हफ्ते में लॉन्च कर सकती है। इसमें पेट्रोल के साथ डीजल इंजन का भी ऑप्शन होगा और माना यह जा रहा है कि इसकी कीमत करीब 5.5 लाख रुपए से शुरू होगी। और इसी के साथ आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।